नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 जून 2023। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हिंदू के ये 3 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप, दूसरे नंबर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड और तीसरे नंबर पे यूएस की यूनेस्को के अंदर री एंट्री। ये भी डिस्कस कर लेंगे। इस आर्टिकल से पॉइंट्स जो निकलेंगे ड्रा करके डिस्कस कर लेंगे। कल जो मुखर्जी नगर में आग लगी उसकी भी केस स्टडी बना के कुछ पॉइंट्स हम निकालेंगे ताकि आंसर्स में आप वो इस्तेमाल कर सको। आगे बढ़ने से पहले आज की जो टर्म है वो है लॉ। लॉ मतलब कानून। ये क्या होता है? लॉ के अंदर देखो वो रूल्स हैं जो किसी देश के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, किसी कम्युनिटी के द्वारा रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, वहाँ पर सिटीजन्स का बिहेवियर रेगुलेट करने के लिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल की सहायता से बताता हूँ। मान लीजिए आपकी गली में ना, जहाँ पे आप रहते हो उसके आसपास कुछ लोग ना क्रिकेट खेल रहे हैं आपस में। अब ना वो रूल्स बनाते हैं कि हम क्रिकेट ऐसे खेलेंगे। अब कोई पर्सन उन रूल्स को नहीं मानता है तो क्या होता है? फिर वो लोग उस पर्सन को खिलाते नहीं हैं, पनिश कर देते हैं कि यार हम तुम्हें नहीं खिलाते, तुम रोदी पीते हो। रोदी पीने का मतलब ये है कि तुम रूल्स को नहीं मानते। आउट होने के बावजूद तुम मानते नहीं हो कि आउट हो गया हूँ, तुम लड़ाई कर लेते हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं खिलाते। तो उन लोगों के द्वारा पनिश किया जाता है उस मेंबर को जो रूल्स नहीं मानता, फेयरनेस के साथ नहीं खेलता। उसी प्रकार से कोई देश ना कानून बनाता है, जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट कानून बनाती है कि कोई किसी दूसरे पर्सन को हर्ट नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जो लोग हर्ट करते हैं फिर उनको पनिश करने के लिए सजा का प्रावधान है। तो लॉ जो है ना वो सिटीजन्स का बिहेवियर रेगुलेट करता है ताकि सोसाइटी स्टेबल रहे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, पीस रहे सोसाइटी में लोगों का वेलफेयर सुनिश्चित हो, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़े। ये सब ध्यान में रखते हुए लॉ बनाए जाते हैं। समझ गए सिंपल भाषा में? अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का पहला आर्टिकल इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। वैसे तो देखो पिछले कुछ सालों में भारत और यूएस के जो संबंध हैं हर एक डोमेन में मजबूत हुए हैं, जैसे इकोनॉमिक डोमेन में, कल्चरल डोमेन में। लेकिन डिफेंस रिलेशनशिप थोड़ी ज़्यादा ही मजबूत हुई है इंडिया और यूएस के बीच। इसी कड़ी में 4 और 5 जून को यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भारत की यात्रा पर आते हैं और कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स पर डिस्कशन होती है जिससे हमारी डिफेंस रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होगी। अब भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी यूएस की यात्रा पर जाने वाले हैं, तो इस आर्टिकल में ना बात की जाएगी, फोकस किया जाएगा मेनली इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशंस पर। कुछ समय पहले यानी मई 2022 में एक एग्रीमेंट अनाउंस किया गया था यूएस और इंडिया के द्वारा मिलके। उस एग्रीमेंट का नाम था आईसेट, मतलब कि यूएस इंडिया इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कौन सी होती है? क्रिटिकल टेक्नोलॉजी मतलब वो टेक्नोलॉजी जो देश की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल मिसाइल वाली टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो इमर्ज हो रही है, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इन दोनों तरह की टेक्नोलॉजीज को लेके इंडिया और यूएस के बीच मई 2022 में एक एग्रीमेंट साइन होता है, आईसेट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट को अब इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, कैसे इसको एग्जीक्यूट किया जाए, इसको लेके भी रोड मैप तैयार हुआ यूएस के डिफेंस मिनिस्टर की भारत यात्रा के दौरान। जैसे देखो एग्जांपल देके बताता हूं। मान लीजिए मैंने ना अपनी टीम में कुछ प्लान डिसाइड किया कि प्रहार बनाना है, हमें बच्चों के लिए ये इनिशिएटिव लेके आने हैं। ये तो बिल्कुल तय हो गया कि हम ये काम बच्चों के लिए करेंगे, बट अब इसे एग्जीक्यूट भी तो करना है ना। जैसे प्रहार की इतनी सारी बुकलेट्स हैं, कौन सा टीम मेंबर पॉलिटी को लेके काम करेगा, कौन सा टीम मेंबर इकोनॉमी को लेके काम करेगा, रिव्यू कौन करेगा, ये कौन इंश्योर करेगा कि कंटेंट जो है इसमें सारी डायमेंशन कवर कर रहा है। तो अलग अलग टीम मेंबर्स को काम दिया जाएगा, ये है एग्जीक्यूशन। तो उसी प्रकार से एग्रीमेंट, आईसेट एग्रीमेंट तो पिछले साल साइन हो गया था, बट अब इसे एग्जीक्यूट करना है। कैसे एग्जीक्यूट किया जाए उसको लेकर रोड मैप पे सहमति बनी डिफेंस मिनिस्टर की भारत यात्रा के दौरान। इस एग्रीमेंट का एक मकसद देखो ये भी है, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो। अभी जैसे देखो इंडिया डिपेंडेंट है बहुत सारे वेपन्स और इक्विपमेंट्स के लिए, फॉर एग्जांपल रशिया के ऊपर।
बट इंडिया का लक्ष्य ये है, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत इंडिया की डिपेंडेंसी खत्म हो। इंडिया चाहता है ये बढ़िया बढ़िया डिफेंस वेपन्स इक्विपमेंट्स इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हों, बाहर नहीं। और इस काम में यूएसए हमारी मदद करेगा। देखो, यूएस के डिफेंस मिनिस्टर की विजिट के दो मेन ऑब्जेक्टिव थे। एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन मतलब दोनों देश मिल के काम करें ताकि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लेके आएं, खास करके डिफेंस टेक्नोलॉजी में। फॉर एग्जांपल, मिल के कोई ऐसा रडार डेवलप करें जिससे दुश्मन की मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट को और बेहतर ढंग से डिटेक्ट किया जा सके। ग्रोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव, मतलब दोनों देश की मिलिट्री ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें, आपस में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कंडक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करें। तो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव थे यूएस के डिफेंस मिनिस्टर की विजिट के, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड ग्रोइंग मिलिट्री कोऑपरेशन। अब आगे देखिए, एक नया इनिशिएटिव भी लॉन्च किया गया जिसका नाम है इंडस एक्स। इस इंडस एक्स इनिशिएटिव से दोनों देशों के बीच में डिफेंस इनोवेशन में एंगेजमेंट और ज़्यादा अच्छे से होगी। डिफेंस इनोवेशन, जैसे देखो कोई बढ़िया सा एयरक्राफ्ट डेवलप कर दिया, जैसे देखो कोई ज़बरदस्त बुलेट प्रूफ जैकेट डेवलप कर दी, इन चीज़ों को लेके इनोवेटिव आइडियाज़ पे काम करेगा ये इनिशिएटिव इंडस एक्स। ये जो इनिशिएटिव है ना, ऑलरेडी एक एग्रीमेंट, एक अरेंजमेंट जो इंडिया और यूएस के बीच साइन है 2022 में, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस, उसी को आगे लेके जाएगा। उसी के आधार पर है ये इनिशिएटिव इंडस एक्स। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं जो मूव कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मूव कर रहे हैं। अब मान लीजिए यूएसए को पता है उन सैटेलाइट्स की लोकेशंस, उन एस्ट्रॉइड्स और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की लोकेशन, तो उसको स्पेस में पता है कहाँ पे कौन सी चीज़ मौजूद हो सकती है अभी। तो ये जो नॉलेज है ना, इसे कहते हैं स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस। तो इसको लेके अरेंजमेंट साइन हुआ था इंडिया और यूएस के बीच 2022 में। उसी के ऊपर बिल्ड है ये इनिशिएटिव इंडस एक्स। 2016 में देखो, यूएस ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस दिया था। क्यों दिया, मैं आपको बताता हूं। इसके साथ साथ 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स भी साइन हैं इंडिया और यूएस के बीच में। देखो, 2016 से पहले क्या हुआ करता था, यूएस ना इंडिया को टेक्नोलॉजी नहीं दे पाता था, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर पाता था, क्योंकि इंडिया यूएस का डिफेंस पार्टनर नहीं था। इंडिया यूएसए का अलाय आज भी नहीं है, मेजर अलाय। तो यूएस उन देशों को टेक्नोलॉजी देता नहीं है जो यूएसए के अलाइज नहीं है, दोस्त नहीं है। जैसे देखो, कुछ चीज़ें तो आपके पास भी होंगी जो सिर्फ आप अपने दोस्तों को देते हो और किसी के साथ नहीं शेयर करते, तो वैसा ही यूएस के साथ था। लेकिन यूएस ने 2016 में इंडिया के साथ मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस यूएस ने इंडिया को दे दिया। 4 ये धीरे धीरे करके फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन किए, जैसे लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट लिमोआ। इसमें क्या है कि यूएस इंडिया के पोर्ट से फ्यूल, फूड, एमनीशन ये सब ले सकता है और इंडिया भी ऐसा ही कर सकता है यूएस के पोर्ट से। नेक्स्ट है कोमकासा, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में ये है, दोनों देश सिक्योर कम्युनिकेशन शेयर करते हैं। जैसे मान लीजिए दोनों देशों को किसी डिफेंस मैटर पे बात करनी है, तो ऐसे भाषा में होगी जो सिर्फ इंडिया और यूएस ही समझते हैं और कोई नहीं समझता, ताकि कम्युनिकेशन सिक्योर हो, कोई दोनों की बातें आपस में सुन ना सके। नेक्स्ट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। जैसे देखो, हाई लेवल के मैप हैं, यहाँ पे मैप हैं, डिटेल्ड मैप बिल्कुल। अगर यूएसए के पास है तो यूएसए इंडिया के साथ शेयर करेगा। मान लीजिए इंडिया को चाहिए कि आप अंडमान एंड निकोबार के आगे का मैप हमें डिटेल से दे दीजिए, यूएसए के पास होगा तो यूएसए हमें देगा, डिटेल से इंफॉर्मेशन देगा जो यूएसए ने जुटाई होगी पिछले काफ़ी सालों में अपनी नेवी की सहायता से, तो सारी इंफॉर्मेशन यूएस इंडिया को दे देगा। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एग्रीमेंट। अब मान लीजिए इंडिया ने कोई बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, तो इंडिया शेयर कर लेगा यूएसए के साथ कि हमने ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, आपको मदद चाहिए तो हमसे ले सकते हो। तो ये 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स इंडिया यूएस के साथ साइन कर चुका है। मेजर डिफेंस पार्टनर का स्टेटस भी यूएसए इंडिया को दे चुका है। तो अब यूएसए सेंसिटिव टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ शेयर कर सकता है, पहले नहीं कर सकता था। इसके अलावा 2+2 डायलॉग होता है इंडिया और यूएस के बीच, जिसमें दोनों देशों के
डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर आपस में बात करते हैं। पिछले साल अप्रैल में जब ये डायलॉग हुआ था ना, तो ये डिसाइड हुआ था 3 चीज़ें जो इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया और यूएस के संबंधों को और इंक्रीज करेंगी। वो है सबसे पहली, चाइना के द्वारा जो कोअर्सिव एक्शंस लिया जा रहा है, जैसे चाइना डिस्प्यूटेड आइलैंड्स को हड़पता जा रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, एग्रेसिव है, ताइवान के बॉर्डर के नज़दीक जाके मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करता है, इसके साथ साथ दूसरे देशों के जहाज़ों को गुजरने से रोकता है, सी लेन्स पे कब्जा करके रखा है। नेक्स्ट पॉइंट, रशिया के जो एग्रेसिव एक्शंस है ना यूक्रेन की तरफ, ये भी एक फैक्टर है। तीसरा, ट्रांसनेशनल इश्यूज जैसे टेररिज्म है, पायरेसी है, क्लाइमेट चेंज है। ये 3 चीज़ें इंडिया और यूएस के संबंधों को मजबूत बनाती हैं इंडो पैसिफिक रीजन में। दोनों ने ना, इंडिया और यूएस ने मिलकर इस रीजन में ना मिलकर थ्रेट असेसमेंट किया कि खतरा किससे है। तो निकल के आया सबसे बड़ा खतरा तो देखो चाइना से ही है। आज के समय में चाइना के पास में 360 शिप्स हैं। 2025 आते आते 400 शिप्स चाइना के पास में हो जाएंगे, चाइनीज नेवी के पास में। तो शिप्स के मामले में चाइना की जो नेवी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी है आज के समय में। जैसे जैसे देखो इंडो पैसिफिक रीजन में पावर को लेकर लड़ाई और ज़्यादा चलेगी, चाइनीज प्रेजेंस जो है सब सरफेस यानी पानी के नीचे यानी सबमरीन्स वगैरह हैं, चाइना और ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेगा इंडियन ओशन में, पैसिफिक ओशन में। तो पहले से इंडिया और यूएस को संभल के चलना चाहिए। अब तो देखो यूएसए के पास रीज़न भी है इंडिया से डिफेंस पार्टनरशिप को और मजबूत करने का, क्योंकि ना यूएस की बहुत सारी कंपनीज ने इंडिया में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है, डिफेंस कंपनीज ने। तो यूएस अब उन डिफेंस कंपनीज को बोलेगा कि आप इंडिया के साथ जॉइंट वेंचर कीजिए, इंडियन कंपनीज के साथ कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी शेयर कीजिए, हमारा दोस्त है इंडिया। हाँ देखो, कहने की बातें होती हैं, वो बात अलग है कि बिल्कुल जबरदस्त वाली टेक्नोलॉजी तो यूएसए भी नहीं शेयर करेगा इंडिया के साथ, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी शेयर करेगा अगर प्रैक्टिकली बात करें तो। अब देखो 3 डोमिनेंट ट्रेंड्स हैं इंडिया और यूएस के डिफेंस कोऑपरेशन में। सबसे पहले जॉइंट वेंचर बिटवीन कंपनीज ऑफ इंडिया एंड यूएस, जैसे ये यूएस की कंपनीज हैं बोइंग, लोकहीड मार्टिन, BAE सिस्टम, हनीवेल एरोस्पेस। अब इनका जॉइंट वेंचर इंडियन कंपनीज के साथ में, जैसे महिंद्रा, टाटा ग्रुप, L&T, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इस प्रकार के जॉइंट वेंचर्स। नेक्स्ट, यूएस ना धीरे धीरे इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा शेयर हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब देखो ये है, इंडिया में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ना यूएस का जो इन्वॉल्वमेंट है ना बढ़ता जा रहा है। सबसे तीसरे नंबर पे दोनों देशों के बीच में कोई भी डिफरेंस है ना, जैसे इंडिया और यूएस को मिलके किसी डिफेंस इक्विपमेंट को डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है, तो उसमें कोई भी डिफरेंस है, दोनों देश मिलके उन डिफरेंसेस को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्रीमेंट जो साइन हुआ था इंडिया और यूएस के बीच, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, कई बार क्रिटिसाइज किया जाता है इस एग्रीमेंट को कि ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, ब्यूरोक्रेटिक रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ब्यूरोक्रेट्स इस एग्रीमेंट को लेके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो फिर कोशिश कर रहे हैं दोनों देश, हाल ही में स्टेप्स लिए गए हैं कि ना इस एग्रीमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को लेके जहाँ पर भी रुकावट है ना उसे दूर किया जाए, ताकि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी यूएस इंडिया के साथ शेयर कर सके। शेयर करने के साथ साथ दोनों देश डिफेंस टेक्नोलॉजी को मिल के डेवलप कर सकें और उसके बाद डिफेंस इक्विपमेंट्स को मिल के प्रोड्यूस कर सकें, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। तो ये पूरा आर्टिकल हमने इंडिया और यूएस के संबंधों से संबंधित डिस्कस किया। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले बेसिक्स इस इशू के हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद मैं आपको बताता हूं अब नया क्या हुआ है। फर्स्ट, बेसिक्स। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है हमारे देश में कोई भी सिटीजन किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी एथनिक ग्रुप का हो, सभी के लिए सेम सिविल लॉज का होना, खास करके पर्सनल लॉज का। पर्सनल लॉज का मतलब है फैमिली अफेयर्स, शादी, तलाक, सक्सेशन, ये सब चीज़ें आती हैं पर्सनल लॉज में। देखो, थोड़ा सा हिस्ट्री में आपको बताना चाहता हूँ। 1947 से पहले, यानी आज़ादी मिलने से पहले,
विभिन्न धर्मों के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया था। इस वजह से शादी, तलाक और सक्सेशन से संबंधित मामलों में वुमन के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। इस वजह से संविधान जब बनाया गया, हमारे संविधान निर्माताओं ने एक आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 44। मतलब सरकार ये कोशिश करे कि देश में सभी सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, यानी यूनिफॉर्म पर्सनल लॉज होने चाहिए। क्वेश्चन ये उठता है, संविधान निर्माताओं ने इस प्रोविजन को डीपीएसपी में क्यों डाला, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, जो कि नॉन इन्फोर्सेबल है। हालांकि ये एक इंस्ट्रक्शन जरूर है गवर्नमेंट को, लेकिन कोई कोर्ट में नहीं जा सकता ये कहते हुए कि इसे इन्फोर्स किया जाए। देखो, संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता था कि आने वाले समय में जब सरकार को उचित लगेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आनी चाहिए, तब सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएगी, लेकिन अभी उचित समय नहीं है। इसी वजह से संविधान निर्माताओं ने इसे डीपीएसपी में डाला। देखो, 1950s में मांग उठना स्टार्ट हो गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डीपीएसपी में है, सरकार अब इसे लेके आए। लेकिन उस समय सिर्फ हिंदू पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया। उस समय एक्ट्स आए थे जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, लेकिन मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के लिए पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया था उस समय। तो तब से अभी तक मांग चली आ रही है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए पर्सनल लॉज को कोडिफाई किया गया है, मुस्लिम्स के लिए और क्रिश्चियंस के पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं किया गया है। और अभी भी हमारे देश में सभी सिटीजन्स के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, यानी धर्म के आधार पर यह तय होता है कि किस सिटीजन पर कौन सा पर्सनल लॉ एप्लीकेबल होगा। इसी वजह से समय समय पर कुछ लोगों के द्वारा यह आवाज उठाई जाती है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में आना चाहिए। आर्टिकल 44 भी यही बोलता है। लॉ कमीशन को यह मुद्दा सौंपा गया था सरकार के द्वारा। लॉ मिनिस्ट्री ने लॉ कमीशन को कहा था कि आप अपनी राय दीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर। लॉ कमीशन ने लेकिन अभी कहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए अभी उचित समय नहीं है। नेक्स्ट हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष और विपक्ष के आर्गुमेंट्स की बात करेंगे। पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष के आर्गुमेंट्स की बात करते हैं। अगर देखो, हमारे देश में सभी सिटीजन्स के लिए सिमिलर पर्सनल लॉज होंगे, तो इसका मतलब ये है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल स्टेटस दिया जा रहा है। धर्म के नाम पर अलग अलग पर्सनल लॉज को ऑपरेट नहीं किया जा रहा है हमारे देश में। दूसरा आर्गुमेंट, जेंडर पैरिटी। काफ़ी सारे धर्मों में देखो, वुमन के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है और इस डिस्क्रिमिनेशन को लेजिटिमाइज करने की कोशिश की जाती है धर्म के नाम पर। यानी धर्म के नाम पे कहा जाता है कि हमारा धर्म अलग है और हमारे धर्म में यही रीति है, यही रिवाज है, इसी वजह से वुमन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सरासर गलत है। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट नेशनल इंटीग्रेशन से संबंधित है। अगर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन और ज़्यादा मजबूत होगी। चौथा आर्ग्यूमेंट एस्पायरेशंस ऑफ यंगर पॉपुलेशन। हमारे देश में देखो अब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो यंग है। यंग पॉपुलेशन इक्वालिटी चाहती है। यंग पॉपुलेशन किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी एस्पायरेशंस ये हैं कि धर्म के नाम पर, रीति रिवाजों के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो यंग पॉपुलेशन की एस्पायरेशंस को सेटिस्फाई किया जा सकता है। और सबसे लास्ट में बाईपास द कंटेंशियस इशू ऑफ रिफॉर्म ऑफ एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज। अभी देखो बहुत सारे धर्मों में ऐसी प्रैक्टिसेस प्रीच की जाती हैं जो कि ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है या फिर भेदभाव वाली हैं, इक्वालिटी के अगेंस्ट हैं। अब सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे किसी एक स्पेसिफिक धर्म में तो आवाज़ उठने लगती है कि आप सिर्फ हमारे धर्म के अंदर इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। हमारे पास आर्टिकल 25 है, हम हमारे धर्म को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सभी धर्मों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो इस प्रकार की जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो पांचवा आर्गुमेंट कहने का मतलब ये है कि पर्सनल लॉज में रिफॉर्म्स लाने की जो प्रक्रिया है उसको बाईपास किया जा सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की सहायता से। अब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ जो आर्गुमेंट्स दिए जा सकते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ड्यू टू डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में देखो बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। तो कैसे
एक पर्सनल लॉज सरकार लेके आएगी, सरकार के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम होगा कि इतनी सारी डाइवर्सिटी के साथ सिमिलर पर्सनल लॉज को फॉर्मुलेट करना सभी सिटीजन्स के लिए। ये पहला आर्गुमेंट है। दूसरा आर्गुमेंट, परसेप्शन देखो ये जाती है जब भी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट करने की बात आती है, परसेप्शन ये जाती है कि जो मेजोरिटेरियन कम्युनिटी के पर्सनल लॉज हैं उनको थोप ना दिया जाए माइनॉरिटी कम्युनिटी के पर्सनल लॉज पर। तीसरा आर्गुमेंट, इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट इन पर्सनल मैटर्स। अगर देखो हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, इसका मतलब स्टेट जो है विभिन्न धर्मों के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेरेंस यानी दखलंदाजी कर रहा है, जो कि संवैधानिक वैल्यूज के अगेंस्ट है। नेक्स्ट आर्गुमेंट है सेंसिटिव एंड टफ टास्क। यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मसला है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ऐसा ना हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के चक्कर में कुछ जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं बहुत ज़्यादा एलियनेट हो जाएं और समाज की जो स्टेबिलिटी है वो स्पॉइल हो जाए। सबसे लास्ट में आर्गुमेंट दिया जा सकता है, देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड हालांकि डीपीएसपी में है और सरकार की जिम्मेदारी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर आना, लेकिन अभी फिलहाल ये उचित समय नहीं है। अभी सरकार को हर एक धर्म पर अलग अलग फोकस करना चाहिए और किसी धर्म में अगर कोई ऐसी प्रैक्टिस प्रीच की जाती है जो कि इक्वालिटी के अगेंस्ट है, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसी प्रैक्टिसेस को हटाने पर सरकार फोकस करे। ऐसा नहीं कि सबके लिए सिमिलर प्रैक्टिस हो। बेशक देखो हर एक धर्म के लिए अलग पर्सनल लॉज हों, लेकिन इक्वालिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और सरकार ऐसा कर भी रही है। सरकार में देखो जुडिशरी भी आती है। जुडिशरी अब जुडिशरी ने अभी ट्रिपल तलाक के इशू पर वर्डिक्ट दिया, तो ये एक प्रकार से कोशिश है मुस्लिम महिलाओं के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, उसे खत्म करने की। इवन पोलीगैमी, बहुविवाह, वो भी केस जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है, उस पर भी जल्द ही फैसला आ सकता है। उसी प्रकार से देखो हिंदू धर्म में भी कुछ गलत होता है तो उन मसलों पर सुप्रीम कोर्ट या फिर सरकार रिफॉर्म्स लेकर आए। यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स अप्लाई करे सरकार सभी धर्मों में, इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स, ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में एप्लीकेबल होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे अपने आप एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा। लेकिन देखो इसके साथ साथ विभिन्न धर्मों की कम्युनिटीज को काम करना होगा, एक संवेदनशीलता भी फैलानी होगी ताकि अपने आप से ही विभिन्न कम्युनिटीज कदम उठाएं और कम्युनिटी के अंदर वुमेन के साथ कुछ अगर गलत डिस्क्रिमिनेशन होता है या फिर जेंडर इक्वालिटी के अगेंस्ट जाके कोई काम होता है तो उसे धर्म के नाम पर लेजिटिमाइज ना किया जाए, ऐसी प्रैक्टिसेस को खत्म किया जाए कम्युनिटीज के द्वारा अपने आप से। तो इस प्रकार से देखो हमने बेसिक्स जान लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड के। अब देखो ये जानते हैं नया क्या हुआ है। 22वें लॉ कमीशन ने ना पब्लिक से व्यूज मांगे हैं कि भैया आप बताओ आप क्या सोचते हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए नहीं आना चाहिए। लॉ कमीशन सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। लॉ कमीशन का काम होता है या तो नए लॉ सजेस्ट करना या फिर ऑलरेडी जो कानून हैं उनमें फेरबदल होना चाहिए, ये रिकमेंड करना सरकार को। 22वें लॉ कमीशन का ये कहना है, पिछले लॉ कमीशन के द्वारा भी जनता से व्यूज मांगे गए थे, बट अब काफ़ी टाइम बीत चुका है, अब हो सकता है जनता के विचार चेंज हो गए हों। देखो 21वां जो लॉ कमीशन था ना, उसने जनता से व्यूज़ मांगे थे, उसके बाद एक पेपर रिलीज़ किया था, कंसल्टेशन पेपर 2018 में, जिसमें बोला गया था अभी देखो ना तो ज़रूरत है और ना ही डिज़ायरेबल है इस स्टेज पे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आए। पिछले लॉ कमीशन ने ना ये रिकमेंड किया था कि अलग अलग धर्मों के जो पर्सनल लॉज हैं ना उनमें रिफॉर्म आने चाहिए ताकि अलग अलग धर्मों के पर्सनल लॉज किसी के साथ भेदभाव ना करें, फॉर एग्जांपल महिलाओं के साथ में। पिछले लॉ कमीशन ने यह भी कहा था कि अलग अलग धर्मों में ना सुधार आना चाहिए ताकि किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसकी आवश्यकता अभी नहीं है कि सभी धर्मों में सेम ही तरह के लॉज हों। यूनिफॉर्मिटी की आवश्यकता नहीं है कि सभी धर्मों में एक ही प्रकार से तलाक हो, सभी धर्मों में एक ही प्रकार से जो विरासत है माँ बाप से बच्चों के पास जाएं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग पर्सनल लॉज हो सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। राइटर के अनुसार पिछले जो लॉ कमीशन ने सजेस्ट किया था ना वो काफ़ी प्रोग्रेसिव व्यूज़ थे। अभी इतना कुछ बदला नहीं है पिछले 5 सालों में, लेकिन
चूंकि अगले साल लोकसभा इलेक्शन है, इसलिए सरकार के कहने पर शायद लॉ कमीशन ऐसा कर रहा है। राइटर कहते हैं देखो, यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश में एक एम्बिशियस गोल है। B.R. अम्बेडकर भी यही चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, बट वो चाहते थे कि वॉलंटरी आना चाहिए अपने आप से। अगर देखो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी आता है और इससे कोई धर्म ऑफेंड ना हो, किसी धर्म के लोग ऑफेंड ना हो, ये बहुत मुश्किल चीज़ है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स को ऐसा लगेगा कि जो मेजोरिटी के पर्सनल लॉज हैं वो हमारे ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं, हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम है वो खतरे में आ गई है, हमारे बिलीव्स खतरे में आ गए हैं, सरकार हम पे जो मेजोरिटी कम्युनिटी के लॉज हैं वो इम्पोज कर रही है, ये लगेगा माइनॉरिटी कम्युनिटी को। तो राइटर कहते हैं शुरुआत हो सकती है बेसिक से, जैसे सभी धर्मों में ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि मैरिज की जो एज है वो कम से कम 18 है, सभी धर्मों में नो फॉल्ट डाइवोर्स प्रोसीजर बताया जाए, मतलब सभी धर्मों में डाइवोर्स का प्रोसीजर इस प्रकार से हो। अगर मैरिज ऐसी स्टेज पे आ चुकी है कि अब सहमति नहीं बन सकती तो मैरिज को डिसॉल्व करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन चीज़ें जो है ना वो उससे शुरुआत की जा सकती हैं, बजाय इसके कि एकदम से यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, अचानक से सभी पर्सनल लॉज को सेम कर दिया जाए। शुरुआत धीरे धीरे करके होनी चाहिए और कोशिश यही होनी चाहिए कि सभी धर्मों में जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है ना, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और कुछ स्टीरियोटाइप हैं, सभी धर्मों में कुछ टैबू हैं, उन सबको दूर किया जाए। किसी भी धर्म में हो सकते हैं, जैसे महिलाओं को धार्मिक स्थल पे नहीं जाने दिया जाएगा, पीरियड्स के दौरान नहीं जाने दिया जाएगा धार्मिक स्थल पर। ये टैबू, स्टीरियोटाइप, अनइक्वालिटी को प्रैक्टिस करना, डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करना, सभी धर्मों के अंदर ये चीज़ दूर होनी चाहिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल देखो, यूएस की यूनेस्को में री एंट्री से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। यूएस ने देखो इस हफ्ते ये कहा कि हम फिर से यूनेस्को को ज्वाइन कर रहे हैं। यूनेस्को देखो एक ऐसी बॉडी है जिसे इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, जो विभिन्न देशों के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करती है इन मैटर्स में, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, साइंस, कल्चर, इन मामलों में विभिन्न देशों के बीच में कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करता है यूनेस्को। 2017 में ट्रंप ने फैसला किया था कि हम यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ रहे हैं। उससे पहले 2011 में ओबामा ने फंडिंग देना बंद कर दिया था यूनेस्को को। क्वेश्चन बड़ा ये उठता है, आखिरकार यूएसए का फिर से यूनेस्को के प्रति प्यार क्यों जग गया? मतलब क्यों उसको लगा कि यार फोमो क्रिएट हो गया कि हम मेंबर नहीं रहेंगे तो नुकसान हो जाएगा? उसका देखो एक ही आंसर है, चाइना। क्योंकि चाइना अभी यूनेस्को का मेंबर है, यूएस नहीं है। तो यूएस को लगता है कि हम वहां पे मौजूद नहीं है तो चाइना अपनी गुंडागर्दी कर रहा है यूनेस्को में, अपनी मनमर्जी कर रहा है, हमें जाना पड़ेगा यार, अदरवाइज चाइना पूरे यूनेस्को बॉडी को अपने कब्जे में कर लेगा। तो ये एक रीजन है कि यूएसए को लगा कि फिर से मेंबर बनना चाहिए, अदरवाइज चाइना को फायदा हो रहा है इस बॉडी में। फॉर ए चेंज देखो पहली बार यूएस ने चाइना का सीधा नाम लिया है ऑर्गेनाइजेशन में री एंट्री के लिए, या फिर किसी मल्टीलेटरल ट्रीटी के लिए, मल्टीलेटरल बॉडी में वापस आने के लिए। इससे पहले देखो 2020 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने अनाउंस किया था कि वो WHO से अपनी जो फंडिंग है वापस ले रहे हैं, और उसी समय पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से भी यूएस बाहर आ गया था। बट उस समय ना WHO को यूएस ने दोष दिया था कि चाइना में महामारी निकल के आई और WHO टाइमली से कंट्रोल नहीं कर सका, कोई काम की नहीं है, ये बॉडी रद्दी बॉडी है, इसको फंडिंग देना बंद कर रहे हैं, ऐसा ट्रंप ने बोला था। और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट से यूएस बाहर इसलिए आया था, यूएस का आरोप यह था कि ना यूएस को दबाया जा रहा है यहां पर मेजर जो पोल्यूटर कंट्रीज हैं चाइना और इंडिया, इनके द्वारा। बट देखो अब बाइडन राष्ट्रपति हैं यूएस के, अब सब कुछ चेंज हो गया है। पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को फिर से रीज्वाइन कर लिया है यूएस ने, और यूएस फिर से फंडिंग देने लगा है WHO को, और अब तो फिर यूएस यूनेस्को का भी मेंबर बन गया है। ट्रंप की जो नीति थी ना वो अमेरिका फर्स्ट की थी। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट थोड़े नैरो टर्म्स में सोचते थे कि हमारे पैसे जा रहे हैं यूनेस्को, कोई काम की बॉडी नहीं है, छोड़ दो इसकी मेंबरशिप। लेकिन बाइडन दूसरी डायमेंशंस पे भी ध्यान देते हैं कि अगर हमने इसको फंडिंग देना छोड़ दिया तो चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और देखो एक चीज़, जब यूएस ने यूनेस्को की मेंबरशिप छोड़ी थी ना तो चाइना के इशू पर नहीं छोड़ी थी। तब यूएस ने ये बोला था
कि यूनेस्को इजराइल के अगेंस्ट बाइस्ड है और इजराइल की दोस्ती यूएस के साथ काफ़ी ज़्यादा है। तो यूएस ने बोला हमारे दोस्त के साथ आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, हम आपके सदस्य नहीं बनेंगे। लेकिन वापस यूएस यूनेस्को में चाइना के नाम पे आया है कि चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, इसलिए हम वापस आते हैं। इसका मतलब देखो ये है कि यूएस ना चाइना को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है। इससे पहले 1984 में भी जब रोनाल्ड रेगन यूएस के राष्ट्रपति थे तो उन्होंने यूनेस्को की सदस्यता छोड़ दी थी। उस समय आरोप लगा था कि यूनेस्को जो है वो सोवियत यूनियन के इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहा है। देखो अब आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं और पास्ट में जो टेक्नोलॉजी को लेकर डेवलपमेंट्स हुई हैं ना, उनसे अलग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डेवलपमेंट्स। इसमें ना चाइना के पास थोड़ा एज है। कैसे? चाइना की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ना डेटा की इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। चाइना के पास डेटा बहुत है। एक तो चाइना में ना जो प्राइवेसी है उसको कोई ध्यान नहीं देता। सरकार कुछ भी कर सकती है, किसी की भी सर्विलेंस करवा सकती है। चाइना में सरकार को कोई रोकने वाला नहीं है। यूएस जबकि डेमोक्रेसी है, यूएस बहुत कुछ नहीं कर सकता क्योंकि सिटीजन्स की प्राइवेसी हनन हो जाती है। तो चाइना के पास डेटा बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, प्राइवेसी का कोई कदर नहीं है चाइना में, इसलिए डेटा ज़्यादा है। डेटा जिसके पास ज़्यादा, उसके एल्गोरिथम्स ज़्यादा बढ़िया होंगे, वो ज़्यादा अच्छा करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो नेचुरल एज है चाइना के पास में। अब देखो लास्ट में कंक्लूजन में ये कहा जाता है यूनेस्को का मेंबर फिर से यूएस बनेगा। $600 मिलियन की जो फंडिंग रुकी हुई थी यूएस की तरफ से वो यूनेस्को को जाएगी। लेकिन देखो इंडिया जैसे देशों को ना आवाज़ उठानी चाहिए यूनेस्को में। यूनेस्को स्ट्रिक्ट हो जाए उन देशों के अगेंस्ट जो किसी भी ग्राउंड पे चले जाते हैं, वापस आ जाते हैं, और ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए यूनेस्को को जिससे कि देखो दो देश फॉर एग्जांपल यूएस और चाइना के बीच में कंसर्न्स हैं तो वो कंसर्न्स एड्रेस हो, ना कि कंसर्न्स और ज़्यादा बढ़ें, फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। अब देखो न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं एथिक्स के पर्सपेक्टिव से। मुखर्जी नगर में कल आग लग गई। यहाँ पे देखो बिल्डिंग्स काफ़ी पुरानी हैं और बिल्डिंग्स में नॉर्मल जो इक्विपमेंट्स होने चाहिए आग लगने की सूरत में आग को बुझाने के लिए वो इक्विपमेंट्स भी नहीं है। तो यहाँ पे एक केस स्टडी है। सबसे पहले क्या क्या एथिकल इश्यूज निकल के आते हैं। सबसे पहली चीज़ नेग्लिजेंस हुआ है कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, बिल्डिंग ओनर्स और अथॉरिटीज़ की तरफ से, तभी तो ऐसी सिचुएशन में बिल्डिंग्स थी, क्लासेस चल रही थी। दूसरे नंबर पे ओवर क्राउडिंग, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जितनी लिमिट होती है उससे ज़्यादा क्लास फिल करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल 100 की लिमिट है, 300 स्टूडेंट होंगे। जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट हैं सिर्फ एक ही होते हैं। यह है लैक ऑफ फायर सेफ्टी, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स नहीं थे, प्रॉपर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। नेक्स्ट नॉन कंप्लायंस विद रेगुलेशंस, ऑलरेडी जो रूल्स हैं, कानून हैं, उनको फॉलो नहीं किया जा रहा था और इसके लिए सब जिम्मेदार हैं, चाहे वो अथॉरिटीज़ वाले हों, कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हों, बिल्डिंग ओनर्स हों, सब जिम्मेदार हैं। स्टेक होल्डर्स कौन हैं? कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर्स, बिल्डिंग ओनर्स, अथॉरिटी एंड रेगुलेटरी बॉडीज़ और इवन स्टूडेंट्स भी। स्टूडेंट्स के पास में राइट है कि वो सेफ इन्वायरमेंट में स्टडी करें, लेकिन देखो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान स्टूडेंट्स का ही होता है। कुल मिला के देखो एथिकल एनालिसिस ये है, इन सब ने मिलकर ना अपनी अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड किया है, प्रॉफिट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है ओवर दी सेफ्टी ऑफ स्टूडेंट्स। सेफ्टी रेगुलेशंस को नेग्लेक्ट किया है। ये इनका लैक ऑफ एथिकल कंडक्ट और शो करता है और स्टूडेंट्स की वेलबींग के लिए डिसरिस्पेक्ट भी शो करता है। तो ये रिकमेंडेशंस हैं, एक्शन होना चाहिए जो लोग जिम्मेदार हैं। अभी जो रूल्स हैं स्ट्रिक्ट कंप्लायंस होना चाहिए, इंस्पेक्शन होना चाहिए समय समय पे, स्टूडेंट्स का एम्पावरमेंट होना चाहिए ताकि स्टूडेंट्स कुछ सेफ्टी कंसर्न फेस करते हैं तो कंप्लेन कर सकें। एजुकेशन और अवेयरनेस भी स्प्रेड करने की आवश्यकता है कोचिंग इंस्टीट्यूट ओनर्स, बिल्डिंग ओनर्स और स्टूडेंट्स के बीच सेफ्टी को लेके। इसके बाद रेलवे से संबंधित आर्टिकल है, इज द इंडियन रेलवे स्ट्रेस्ड बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी। इंटरव्यू टाइप का ये आर्टिकल है। देखो इसकी समरी मैं आपको बताता हूँ। इस आर्टिकल में डिस्कस किया जाता है कि रेलवे ना अभी इंडिया में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड है। जैसे आप ये तस्वीर देखिए, कितने कितने लोग बैठे हैं एक डब्बे में, अपनी कैपेसिटी से 3-4 टाइम्स ज़्यादा।
तो अधिकार होना चाहिए हर एक पैसेंजर को वो डिग्निटी के साथ ट्रैवल कर सके। इसके लिए जो एलीट ट्रेन है ना, फॉर एग्जांपल शताब्दी एक्सप्रेस, वहाँ से फंड्स जनरेट हों और वहाँ से पैसे जब जनरेट हों उसका इस्तेमाल किया जाए दूसरी ट्रेन के कोचेज़ की संख्या को इंक्रीज़ करने के लिए। एक्सीडेंट होते हैं, उसके कुछ रीजन से इस प्रकार से हैं, मेंटेनेंस अच्छे से नहीं हो पाती, स्टाफ सिंसियर नहीं है, सेफ्टी इक्विपमेंट्स का अभाव है। अब देखो एक कल्चर होना चाहिए रेलवेज में कि सेफ्टी तो सुप्रीम है, इसको लेके तनिक भी कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। होता क्या है, जैसे देखो ट्रैक तो दो ही हैं, एक साइड से ट्रेन आएगी इस साइड से और दूसरी साइड से वापस आएगी इस साइड से। चाइना ने ना एक ही जगह पे 4-4, 6-6 ट्रैक बना रखे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 ट्रेन से एक ही साथ जाती हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, दो ही ट्रैक हैं। तो ट्रेन की पंक्चुअलिटी को इंश्योर करना है तो मेंटेनेंस के लिए टाइम ही नहीं बचता। कवच की बात की जाती है, कवच जो कि एंटी कोलिजन डिवाइस है, इस केस में तो कवच भी होता तो भी काम नहीं चलता, लेकिन जहाँ जहाँ पे अभी कवच नहीं है जल्दी से इंप्लीमेंट करना जरूरी है। और जो कल्चर खराब है ना एम्प्लॉयज़ में, उसके लिए रेगुलर फीडबैक देने की आवश्यकता है, उनको ट्रेन करने की आवश्यकता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट, थोड़ा इंसेंटिव देने की आवश्यकता है। और देखो लास्ट में एक बात ये बोली जाती है, जैसे कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी इंक्वायरी कर रहा है, सीबीआई भी इंक्वायरी कर रहा है, तो जो जांच रिपोर्ट आए ना उस पर एक्शन भी हो। ऐसा ना हो कि जांच रिपोर्ट आए उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। लास्ट में देखो ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित। एनालाइज द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ एंड अगेंस्ट इंप्लीमेंटिंग यूसीसी कंसिडरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन पर्सनल लॉज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यूसीसी के इम्प्लीमेंट करने का इम्पैक्ट होगा पर्सनल लॉज और रिलीजियस प्रैक्टिस पर। आप प्रो में और अगेंस्ट में दोनों पक्षों में आर्गुमेंट्स डिस्कस कीजिए, एनालाइज कीजिए। इसके साथ साथ इवेल्युएट भी कीजिए क्या चैलेंजेस या फिर ऑब्स्टेकल्स हैं इंडिया जैसी मल्टीकल्चरल सोसाइटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अचीव करने में। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है।